हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज का सेशन हमारे प्रीवियस सेशन का ही कंटिन्यूएशन है, जहां पर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स को ही कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम इस चैप्टर को खत्म भी करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कैसे कॉन्टूर लाइंस हमें ये बताती हैं कि स्लोप कैसी है, क्या वो जेंटल स्लोप है, क्या वो स्टीप स्लोप है। तो वही चीज को अभी हम कंटिन्यू करेंगे, जहां पर हम टाइप्स ऑफ स्लोप्स के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन इज द जेंटल स्लोप। जेंटल स्लोप मतलब कि एलिवेशन ऐसी है, मतलब लो एंगल ऑफ एलिवेशन कम है, लो डिग्री है, राइट। और जो कॉन्टूर लाइंस हैं वो वाइडली स्पेस्ड है, मतलब ऐसे काफी ज्यादा गैप में हमें कॉन्टूर लाइंस देखने को मिलती हैं। सो दे इंडिकेट द ग्रेजुअल एलिवेशन और फ्लैट एरियाज। तो मतलब या तो जगह जो है वो फ्लैट है या फिर एलिवेशन जो है वो थोड़ी थोड़ी करके बढ़ रही है, मतलब एकदम स्टीप नहीं है, करेक्ट। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है या प्लेन्स में या फिर किसी रिवर की वैली में या फिर प्लेटूज में। और ये वाला जो एरिया होता है ये फार्मिंग, कंस्ट्रक्शन एंड इवन ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफी अच्छा होता है। तो साथ साथ में ये भी पता होना चाहिए कि अगर हमें ये जेंटल स्लोप दिखा रहे हैं तो ऐसे कौन से लोग हैं जो इस तरह की टेरेन को या फिर इस तरह का स्लोप को देखना पसंद करेंगे मैप में। तो वो लोग जो फार्मिंग करना चाहते हैं या ट्रांसपोर्टेशन के लिए से रोड्स बनवाना चाहते हैं या फिर किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो उनके लिए जेंटल स्लोप की जरूरत है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप मतलब जो एंगल है ना एलिवेशन का वो काफी हाई है, ठीक है। तो ये है वो 0 डिग्री, राइट। जो हमारा एंगल है, सॉरी जेंटल स्लोप है, तो जेंटल स्लोप द एलिवेशन इज जैसे या ऐसे है या थोड़ी ऊपर है या थोड़ी ऊपर है, मतलब बहुत ज्यादा स्टीप नहीं है, लेकिन स्टीप के केस में ऐसी है। तो ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है ये बहुत ज्यादा है। सो द लाइंस आर क्लोजली स्पेस्ड। अब जैसे मैं इसको अगर यहीं पर कंटिन्यू करूं तो आप यहां पर देखोगे कि लाइंस काफी पास पास हैं, ठीक है। सो इट इंडिकेट्स माउंटेनियस और हिली रीजन्स, करेक्ट। तो इस केस में जैसे कुछ कंस्ट्रक्शन करना है या फिर स्पेशली ट्रैकिंग में या फिर फार्मिंग में कौन से मेथड यूज, टेरेस फार्मिंग करनी है, स्टेप फार्मिंग करनी है, तो उस केस में ये काफी इस चीज को देखा जाता है, राइट। एंड इवन फॉर ट्रैकिंग, फॉर फार्मिंग, फॉर कंस्ट्रक्शन दिस इज क्वाइट चैलेंजिंग। तो ये वाला जो स्टीप स्लोप है दिस इज यूज्ड बाय पीपल हु आर इन टूरिज्म इंडस्ट्री और जो एडवेंचर स्पोर्ट्स में हैं, तो उनके लिए स्टीप स्लोप की जरूरत होती है, मतलब उनको स्टीप स्लोप की जरूरत होती है। सो नाउ अब अगर हम इन मैप्स को देखें तो यहाँ पर देखो ये एक लाइन है, दूसरी यहाँ पर है, करेक्ट। तो ऐसे बहुत सारी लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, लेकिन ना ये दूर दूर है, एक दूसरे से दूर हैं। सो हियर द स्लोप विल बी द जेंटल स्लोप। अब अगर आप यहाँ पर आओ तो ये लाइंस काफी पास पास हैं, सो दिस इज द स्टीप स्लोप। आप यहाँ पर एक राउंड मतलब एक गोला देख रहे हो, एक क्लोज्ड गोला। सो दिस क्लोज्ड गोला इज बेसिकली स्मॉल डिप या फिर स्मॉल होल है किसी लैंड में, ठीक है। उसके बाद अगर हम रिपीटेड कॉन्टूर्स की बात करें तो यहाँ पर देखो ये जो लाइंस है ना ये रिपीट हो रही हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो ये किसी रिज का हमें टॉप दिखाता है कि कोई रिज है, ये उसका टॉप वाला एरिया है जब ये लाइंस या कॉन्टूर्स जो हैं रिपीट हो रहे हैं, राइट। तो आपको बेसिक आइडिया लग रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हमें मैप्स को पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो यहीं से बेसिक आइडिया आपका चलेगा। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नो हब स्वयं। आगे बढ़ते हैं।
Now, talking about the terrain features through contours. So, see these contours, these contour lines, contour intervals, index contour, ये बड़ा ही important part है हमारे geographical maps का या फिर you can say topographical maps का, क्योंकि इन्हीं contours को देख के हम elevation या ridges या फिर ridge का top या फिर कोई closed loop या closed hole के बारे में हमें पता चलता है. So starting with the first terrain feature which is the conical hill. Conical hill मतलब साइड से ना कोन कैसा होता है, कोन ऐसे होता है, कोन नीचे सर्कल होता है और ऊपर को वो बराबर एक ऊपर को चढ़ रहा होता है, राइट. तो ये हर तरफ से ना ये जो लैंड है ये यूनिफॉर्मली ऊपर की तरफ को जा रही है. सो यूनिफॉर्मली राइजिंग लैंड फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया. ठीक है, तो एक कोन, बर्थडे कैप सबने देखी है, तो बर्थडे कैप को बस रिकॉल करो, बिल्कुल वैसा ही हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है. इसमें कॉन्टोर लाइंस गोल आती हैं और जैसे जैसे ये ऊपर चढ़ती जाती हैं तो पीक के अराउंड, जो पीक होती है इसके अराउंड ये काफी क्लोजली स्पेस्ड होती हैं. इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जापान में माउंट फूजी, जो कि एक वोल्केनो से बनी हुई एक कोनिकल हिल है. ओके, आगे बढ़ते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स. सो इट हैज स्टीप स्लोप विद नैरो टॉप. ठीक है, नैरो टॉप होता है एंड इट इज फाउंड इन द माउंटेनियस रीजन एंड इट इज वेरी गुड फॉर हाइकिंग, फॉर सीनिक ब्यूटी के लिए ये काफी अच्छी रहती है. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज प्लेटो. तो प्लेटो कैसा होता है कि जैसे हमने बात की थी कि नीचे जैसे हम एक रूम में बैठे हैं या आप अपने क्लासरूम में बैठे हो या घर पे टेबल पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो और टेबल के सामने, तो फ्लोर जो है दैट इज द यू कैन से कि वो एक नीचे एक ग्राउंड लेवल है और उस ग्राउंड लेवल से उठ के ऊपर एक टेबल है आपके पास. ठीक है, सो दिस टेबल टॉप इज बेसिकली अ प्लेटो. तो प्लेटो को अगर हम ऊपर से देखते हैं तो हमें ये ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ एक टेबल जैसा ही दिखाई देता है. So it has a flat top, highlands with steep slopes and rising above the adjoining plains or sea. तो या तो आसपास प्लेन होंगे, उससे ऊपर होगा प्लेटू, या फिर आसपास कोई सी होगा और वहां पर ये प्लेटू होगा. So contour representation. So contours are closely spaced at the edges. ठीक है, तो एजेस में ये कॉन्टोर्स क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, इंडिकेटिंग द स्टीप स्लोप एंड द इनर मोस्ट कॉन्टोर शोज द वाइड गैप इंडिकेटिंग द फ्लैट एरिया. मतलब कि अगर ये ऐसे दिखा रहा है, ठीक है, तो ये जो कॉन्टोर्स होते हैं ना ये काफी यहाँ पर क्लोजली स्पेस्ड होते हैं और ऊपर जाके ना एक वाइड गैप हमें दिखाई देता है. तो बेसिकली ये हमें टॉप बता रहा है कि ऊपर से जो इसका सरफेस है वो एकदम फ्लैट है, एकदम मतलब एकदम प्लेन है. करेक्ट. तो इसका एक काफी अच्छा एग्जांपल है इंडिया का डेक्कन प्लेटू. तो आगे बढ़ते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स. तो लार्ज एलिवेटेड लैंड फॉर्म्स विद फ्लैट सरफेस एंड कॉमनली फाउंड इन हाईलैंड्स. राइट. ओके, चलो आगे बढ़ें. नाउ कमिंग ऑन टू रिज. रिज क्या होता है? शिमला में मॉल रोड गए हो, रिज सुना है, तो वो मॉल रोड को रिज भी बुलाते हैं. ठीक है, तो होता क्या है, इट इज अ लॉन्ग नैरो रेंज ऑफ हिल्स विद स्टीप स्लोप कंसिस्टिंग ऑफ ऑल्टरनेट पीक्स एंड डिप्रेशंस. तो एक लॉन्ग नैरो रेंज है हिल्स की, काफी सारी हिल्स हैं, लंबी सी और नैरो रेंज है हिल्स की. ठीक है, और जिनकी स्लोप काफी स्टीप है और इसमें ऑल्टरनेट पीक्स हैं. ठीक है, तो मतलब ऑल्टरनेट पीक्स हैं, फिर डिप्रेशन है, पीक है, फिर डिप्रेशन है, पीक है, फिर डिप्रेशन है, कुछ ऐसा. सो इसका फंक्शन होता है इट सेपरेट द रिवर वैली. तो यहाँ पर पीक और डिप्रेशन के बीच में क्या होती हैं? रिवर वैलीज होती हैं. करेक्ट. सो द कॉन्टोर्स आर लॉन्ग, नैरो एंड इलिप्टिकल इन शेप. मतलब ऐसे इलिप्टिकल में होती हैं ये. करेक्ट. सो द लाइंस आर क्लोजली स्पेस्ड ऑन बोथ द साइड्स इंडिकेटिंग द स्टीप स्लोप. अब जो साइड की लाइंस होती हैं वो काफी क्लोजली स्पेस्ड होती हैं, जो हमें ये बताता है कि इसकी स्लोप जो है वो काफी स्टीप है. ठीक है, मतलब डिफिकल्ट टू क्लाइंब है. अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सो दे आर फाउंड इन द माउंटेन चेन और द हिली टेरेन एंड दे आर एसोसिएटेड विद इरोजनल एंड टेक्टोनिक एक्टिविटी. तो कुछ ऐसा हमें दिखाई देता है, कुछ एलिप्टिकल होती हैं ये. ठीक है, ऐसी कुछ
करेक्ट। और जैसे जैसे सो दे आर एसोसिएटेड विद इरोजनल एंड टेक्टोनिक एक्टिविटी। तो जो टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट्स होती है उनकी एक्टिविटी से यूजुअली ये रिजेस ऐसे बने होते हैं। नाउ कमिंग अप नेक्स्ट इज द गैप। तो गैप क्या होते हैं? लो लाइंग डिप्रेशंस होते हैं और वैलीज होती हैं दैट कट थ्रू अ रेंज ऑफ हिल्स बाय रिवर्स। ठीक है, तो मतलब कुछ नीचे डिप्रेशन या फिर कुछ वैलीज जो हिल्स के बीच में होती हैं। सो द रेंज ऑफ हिल दे आर कट थ्रू द रेंज ऑफ हिल्स बाय डिप्रेशन। तो कॉन्टूर रिप्रेजेंटेशन की बात करें सो दे शो अ ब्रेक और लो लाइंग पैसेज थ्रू हायर एलिवेशन। करेक्ट। तो कैसे दिखाते हैं? ब्रेक या फिर लो लाइंग पैसेज दिखाते हैं और जिनकी एलिवेशन काफी हाई होती है। सिग्निफिकेंस, दे आर द नेचुरल पाथवेज पैसेज वेज इन हिली टेरेन्स। ठीक है, नेचुरल पैसेज होता है हिली टेरेन्स में एंड दे आर यूज्ड बाय रिवर्स टू कार्व वैलीज। तो इसके बीच में ऐसे 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 रिवर्स मूव करती हैं। ओके, सो आई होप दिस मच इज क्लियर। कहीं पर कोई भी डाउट हो, आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नर हब स्वयं। तो इसको थोड़ा कॉन्टूर लाइन से समझते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर आप इन लाइंस को अगर आप ऑब्जर्व करो तो हो क्या रहा है कि लाइंस दोनों तरफ से नीचे को जा रही हैं। यहाँ से भी अब इधर को भी नीचे को जा रही है, इधर को भी नीचे को जा रही है, राइट। यहाँ को भी नीचे को, यहाँ को भी नीचे को। वैसे ही अगर देखो तो यहाँ भी नीचे को लाइंस जा रही हैं, यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। तो ऐसे करके इस केस में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट आता है, ठीक है, मतलब एक तरफ से भी लाइंस ऐसे नीचे नीचे को जा रही हैं, दूसरी तरफ से भी ऐसे नीचे नीचे को जा रही हैं और बीच में जो लोएस्ट पॉइंट आता है उसे हम गैप बुलाते हैं। तो ये जो गैप होता है ना, ये एक्चुअली एक नेचुरल रूट होता है किसी के लिए भी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। से इट की जैसे कि रोड्स वहां पर होंगे या फिर रिवर्स होंगे या फिर हाइकिंग ट्रेल्स होंगे वहां पर। सो दिस इज व्हाट अ गैप इज। करेक्ट। नाउ कमिंग ऑन टू कोल। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टेरेन फीचर पर जो कि है कोल। तो कोल क्या होता है? ये भी एक नैरो डिप्रेशन होता है जो दो पीक्स के बीच में होता है। ठीक है, तो मान लो एक ये पीक है और एक ये पीक है, राइट। तो इनके बीच का एक नैरो डिप्रेशन जो एक हायर एलिवेशन पे होता है। ऐसा नहीं है कि ये एक पीक है और ये दूसरी पीक है, तो ये लोअर डिप्रेशन पे नहीं बल्कि एक हायर एलिवेशन पर एक डिप्रेशन होता है जो इन दोनों ही पीक्स को कनेक्ट करता है। करेक्ट। सो दिस इज कोल। तो अगर मैं यहाँ पर मार्क करूं, सो दिस इज कोल, से दिस इज पीक ए, दिस इज पीक बी और इनके बीच में ये एक नैरो डिप्रेशन इज द कोल। सो दीज कॉन्टूर लाइंस फॉर्म अ लो एरिया बिटवीन द टू पीक्स। ठीक है, सो द एरिया द सिग्निफिकेंस इज इट एक्ट्स एज अ कनेक्टिंग सैडल between two peaks and it often forms the part of the mountain passes। तो जो माउंटेन के पास होते हैं उनका एक पूरा रास्ता बनाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें ना, सो दिस इज पीक ए, दिस इज पीक सी एंड दिस इज पीक बी। तो ये तीन पीक्स हैं, हायर एलिवेशन पर हैं और इनके बीच में ना एक हायर लेवल पर ही एक डिप्रेशन है जो कोल, जिसे हम कोल बुलाते हैं, विच इज कनेक्टिंग पीक सी एंड पीक ए, राइट। तो ये जनरली ट्रैकिंग में या फिर रोड कंस्ट्रक्शन में या फिर नेविगेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज द सैडल। तो सैडल क्या होता है? तो अब आते हैं सैडल पे। तो सैडल क्या होता है? सैडल भी एक तरह से एक लो पॉइंट होता है बिटवीन टू हाईलैंड एरियाज। तो आपने सैडल देखा है, हॉर्स सैडल देखा है, तो वो एक बैठने की जगह होती है जो कुछ ऐसी होती है, राइट। सैडल कुछ ऐसा होता है, इस एरिया में हम बैठते हैं। तो क्या है कि साइड में दो हायर पीक्स हैं, जैसे कि एक ये पीक है और एक ये वाली पीक है और बीच में एक ब्रॉड सा एक फ्लैट सरफेस है। करेक्ट। सो दिस फ्लैट सरफेस इज सैडल। से दिस इज पीक ए एंड दिस वन इज पीक बी। करेक्ट। अब वाइड, इन दोनों के बीच का ही ये एक वाइड डिप्रेशन है। करेक्ट। तो कॉन्टूर जो है इट शोज द जेंटल डिप बिटवीन द एलिवेटेड पॉइंट। तो जो एलिवेटेड पॉइंट्स होते हैं उनके बीच में ना एक जेंटल डिप होता है, मतलब जो स्लोप भी होती है ना वो ऐसे धीरे धीरे
एकदम ऐसी नहीं होती है, ऐसे धीरे धीरे आती है और ऐसे बीच में क्या बनता है, सैडल बनता है. So it helps in identifying the potential routes across the highlands and secondly it is seen in the mountainous areas. तो हमेशा एक हमें gentle dip ही दिखाई देगी, कभी steep slope हमें नहीं दिखाई देगी यहाँ पर, और ये ब्रॉड व्यू होता है और दूसरा ये माउंटेन क्रॉसिंग में और ट्रैकिंग में काफी हेल्पफुल होता है. अब इसको भी ना एक इमेज से समझते हैं जो आप ही की बुक से मैंने ली है. तो एक ये वाली पीक है, दिस इज पीक ए एंड से दिस वन इज पीक बी. तो ये काफी हाई ऑल्टीट्यूड वाली, मतलब हायर एलिवेशन वाली पीक्स हैं. इन दोनों के बीच में ही ये वाला जो एक फ्लैट लैंड आ रही है, फ्लैट एरिया आ रहा है, this lower point between these two peaks which is quite broad is saddle. तो अगर हम इसको कोल से कंपेयर करें ना, तो कोल जो है ना वो एक नैरो पार्ट होता है, लेकिन ये जो होता है दिस इज क्वाइट वाइड, ये काफी ब्रॉड वाला एरिया हमें दो पीक्स के बीच में देखने को मिलता है. सो आई होप सैडल आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा. अभी मैं इन सब में आपको मतलब भी समझाऊंगी, ठीक है, बस अभी समझाने ही वाली हूँ. सो नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट टेरेन फीचर थ्रू कॉन्टूर इज द पास. तो पास को कैसे हम समझेंगे, थ्रू अ टेरेन फीचर, ठीक है, मतलब कॉन्टूर की हेल्प से इस टेरेन फीचर पास को हम कैसे समझेंगे. तो पास आपने ना कोई भी ऐसे जैसे नथुला, ठीक है, सोलंगला, ठीक है, जब भी आप ये ला वर्ड सुनते हो तो ला का मतलब ना पास होता है, मतलब जहां भी पास होता है वहां पर हम ला वर्ड यूज करते हैं. तो आपने हिमाचल में और इवन ये जो हायर हमारे ऊपर वाले एरियाज हैं, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, वहां पर जहां भी आप किसी भी नाम के आगे ला पढ़ो तो मतलब दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ पास. Correct. So a mountain pass is a low point between the two elevated areas that provide the route or passage to cross the ridge. तो मतलब एक पास होता है, एक ऐसा एरिया जो हमें एक माउंटेन से दूसरी माउंटेन को जाने में हेल्प करता है, मतलब वो क्रॉसिंग में हमारी हेल्प करता है. So contour it forms a narrow lower elevation path बिटवीन द हायर एलिवेशन. तो एक नैरो और लोअर एलिवेशन मतलब कि एक ऐसा है और एक ऐसा है, ठीक है. तो इसकी जो एलिवेशन आपको दिखेगी ना वो थोड़ी लोअर दिखेगी और ये थोड़ा सा नैरो एरिया होगा. जैसे हमने सैडल में ब्रॉड देखा, ये उतना ब्रॉड आपको नहीं देखने को मिलेगा. अब ना यहाँ पर क्वेश्चन पता है क्या आता है कि गैप्स, कोल्स, सैडल और इवन ये माउंटेन पास, इनमें सब में हम ना नैरो पास, लो लाइंग एरिया, नैरो और वाइड यही पढ़ रहे हैं. तो एग्जैक्टली इनमें डिफरेंस क्या है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अब मैं इन्हीं चारों के बीच में ना आपको डिफरेंस समझाती हूँ. सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन फोर ऑफ देम. तो सबसे पहले हैं गैप्स. तो गैप्स लो लाइंग डिप्रेशन होते हैं किसी भी हिल की रेंज में जो रिवर्स कार्व करती है. जैसे ना एक ये हिल है, एक ये हिल है और इन दोनों के बीच में एक गैप है और इस गैप में क्या है, रिवर है. सो दीज आर द लो लाइंग डिप्रेशंस व्हिच आर कार्व्ड बाय द रिवर्स, ठीक है, जो रिवर्स की वजह से यहाँ पर हैं. तो दो हिल्स के बीच का एरिया. नाउ कमिंग ऑन टू कोल. तो कोल्स नैरो डिप्रेशंस होते हैं दो पीक्स के बीच में एट हायर एलिवेशन. मतलब दो ये पीक्स हैं, दो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ठीक है. दो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक थोड़ी नीचे सी जगह, एक नीचे नैरो सी जगह जहां से हम एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी को क्रॉस कर सकते हैं इजीली. ओके, नेक्स्ट इज सैडल. तो सैडल भी कुछ ऐसा ही है, बस ये ना एक ब्रॉड एरिया है, एक वाइड एरिया है. अगर आप इसमें और इसमें देखो तो फर्क क्या दिखाई दे रहा है, फर्क सिर्फ इतना है कि ये डिप्रेशन है, ये भी डिप्रेशन है, बट ये एक नैरो डिप्रेशन है और सैडल एक वाइड डिप्रेशन है जो दो बड़ी बड़ी हायर एलिवेशन की माउंटेन्स के बीच में होता है. करेक्ट. नाउ द माउंटेन पासेस दे प्रोवाइड द क्रॉसिंग ओवर द रिजेस. माउंटेन पास जो होते हैं ना, ये माउंटेन पासेस दो बड़ी बड़ी पहाड़ियों के बीच में एक के बीच के रिजेस होते हैं, ठीक है, मतलब ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, ऊंचे ही होंगे जो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जाने में हेल्प करते हैं. और इनका जो मेन रीजन रहा है आज तक वो रहा है ट्रेड और कल्चरल. जैसे कि सिल्क रूट के बारे में सुना होगा. तो सिल्क रूट भी एक पास के थ्रू ही हुआ था जो एशिया
और यूरोप के बीच में एक पास है जहां से ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज शुरू हुआ है। करेक्ट। सो आई होप ये चारों में आपको डिफरेंस समझ आ चुका है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट देयर सिग्निफिकेंस। तो अब इनके सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब ये हमने पढ़े, इतने डिटेल में पढ़े, बट इनकी जरूरत क्या है। सो दे आर यूज्ड एज नेचुरल ट्रेवल रूट्स फॉर ह्यूमन मूवमेंट, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर हम ट्रेड की बात करें तो पुराने जमाने से लेकर आज तक भी इन्हीं रूट्स का यूज करके हम ट्रेड कर रहे हैं। एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ आराम से आसानी से ट्रेड कर रही है। तो ह्यूमन मूवमेंट्स के लिए हम इनका यूज करते हैं। हिमालयन पासेस हैं, सिल्क रूट है, इवन ग्रैंड ट्रंक रोड है, ये सब को हम नेचुरल ट्रैवल रूट्स मानते हैं। देन दूसरा है, अगर हम मिलिट्री की बात करें तो मिलिट्री की स्ट्रैटेजीज में कोल्स, गैप्स, दीज सैडल्स, इवन दीज पासेस, ये वॉर के टाइम पर अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत ही यूजफुल रहते हैं ये मैप्स। तो इसलिए इन नैरो डिप्रेशन से भी वो अपने वॉर की तैयारी कर सकते हैं, मतलब अपने रूट्स को डिसाइड कर सकते हैं। तो ह्यूमन माइग्रेशन भी एक तरह से इसका सिग्निफिकेंस रहा है, जहां पर लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और नई जगह पर जाके बस जाते हैं। ठीक है। इवन मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यहाँ पर हाईवेज, इवन टनल्स, रेलवे सब कुछ बनाया गया है ताकि लोग ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज आसानी से कर सकें। So now we will be talking about the cultural features from the topographic maps. So starting with the first one, that is settlement. Settlement मतलब जहां पर कोई टाउन्स हैं या विलेजेस हैं जहां पर लोग रहते हैं, मतलब ऐसी सेटलमेंट जहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ताकि लोगों की जरूरतें पूरी हो सकें, जैसे पानी, इलेक्ट्रिसिटी और रोड्स की अवेलेबिलिटी। तो जो सिग्निफिकेंट द फैक्टर्स विच अफेक्ट द सेटलमेंट इज सिक्योरिटी, very important, then availability of water, mining, industry, transport, climate and relief influence settlement distribution and patterns। ठीक है, ये सब अफेक्ट करता है कि किसी जगह पर सेटलमेंट कितनी होगी, कितने लोग रह रहे होंगे और वहां की सेटलमेंट का पैटर्न कैसा होगा। तो अभी हम आगे पैटर्न के बारे में भी समझेंगे। तो इंडिया में ना सेटलमेंट्स कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर कोई बेसिक सर्विसेज भी नहीं है, वहां पर भी लोग रहते हैं, मतलब दूर दूर के रूरल एरियाज में जहां पर रोड्स भी नहीं है, बसेस भी नहीं जाती हैं, लेकिन लोग पैदल चल के भी अपने घर तक जाते हैं। तो ऐसी भी जगह इंडिया में अभी भी हैं। सो नाउ कमिंग ऑन टू द सेटलमेंट्स, the types of settlement. So type of settlement is the first one is the temporary, second one is the permanent. Temporary मतलब कुछ ऐसी जगह जहां पर लोग आए, कुछ महीनों के लिए रहे और फिर चले गए। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलता है नोमैडिक ग्रुप्स में, मतलब ऐसे ग्रुप्स जो वॉन्डरर्स होते हैं, मतलब एक जगह आएंगे, वहां रहेंगे, वहां पर खाएंगे पिएंगे और फिर उस जगह को छोड़ के कहीं नई जगह चले जाएंगे। वैसे ही सीजनल वर्कर्स के केस में भी आएंगे, जब सीजन होगा तो काम करेंगे और उसके बाद वापस चले जाएंगे अपने घर को। राइट, सो दीज आर द टेम्परेरी सेटलमेंट्स। करेक्ट। नेक्स्ट इज द परमानेंट सेटलमेंट वेयर पीपल रिजाइड्स फॉर जनरेशंस। अब जैसे आपका कोई पुश्तैनी घर होगा, ठीक है, तो वो घर जो है ना वो है ही है, राइट, या आपकी बहुत सारी जनरेशन जहां आप रहते हो वहां आपके परदादा भी रहे हैं उसी जगह पर, आप भी, आपके दादाजी भी, आपके पापा भी, अब आप भी वहां पर रह रहे हो। करेक्ट। सो दीज आर कॉल्ड द परमानेंट सेटलमेंट, जहां पर लोग जनरेशंस से वहीं पर रह रहे हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेरी एंड द परमानेंट सेटलमेंट्स। तो परमानेंट सेटलमेंट्स में लोग लंबे टाइम तक रहते हैं, लेकिन टेम्परेरी सेटलमेंट्स में लोग थोड़े टाइम तक रहते हैं। जैसे अगर हम बड़ी बड़ी सिटीज की बात करें तो वहां तो लोगों ने परमानेंट घर बना रखे हैं और वहीं पर रहते हैं, राइट। इवन गांव में भी लोगों के परमानेंट घर हैं और वो वहां पर रहते हैं। So these are the examples of permanent settlements. Now coming on to the representation of settlements on topographic map. तो अगर मैं आपको ना भी बोलूं तो भी अभी तक आपको क्लास 6 से लेके अभी तक आपको याद हो गया होगा कि इसको हम रेड कलर से शो करते हैं किसी भी टोपोग्राफिकल मैप में। तो इसका जो साइज और स्टाइल है सिंबल का, तो हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे हम रोड्स को, इंटरनेशनल बाउंड्रीज को, स्टेट बाउंड्रीज को, मेजर रोड्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही बात है कि अगर एक बड़ी सी सिटी है तो हम उसको काफी बोल्ड में और काफी बड़े से उसको हम दिखाएंगे, ठीक है, अच्छे बड़े लेटर्स में हम दिखाएंगे। वहीं पर अगर कोई छोटी सी जगह है ना तो उसको हम छोटे लेटर्स में और उसको थोड़ा
मतलब उसका जो साइज है लेटर्स का वो छोटा ही होगा। इवन अगर हम रोड्स की भी बात करते हैं तो मेजर रोड्स को भी हम काफी बोल्ड करके दिखाते हैं, लेकिन वहीं पर जो छोटी छोटी रोड्स होती हैं उनको हम काफी पतली पतली लाइन से दिखाते हैं। इवन मेजर रोड्स को मार्क भी किया जाता है। सो द रोड रिप्रेजेंटेशन की भी हमने बात कर ली। नाउ कमिंग ऑन टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेटलमेंट्स इन द टोपोग्राफिक मैप्स, उसमें है डेजर्टेड और टेम्परेरी सेटलमेंट्स, मतलब ऐसी जगह जो टेम्परेरी थी या फिर पहले वहां पर लोग रहते थे और अब वो उन जगहों को छोड़ के चले गए हैं। सो अबैंडन्ड विलेजेस एंड टेम्परेरीली ऑक्यूपाइड हट्स आर शोन ओवर हियर। नाउ लैंडमार्क्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सो प्लेसेस जैसे कि वर्शिप साइट है, टेम्पल्स हैं, मॉस्क्स हैं, फिर गुरुद्वाराज हैं, तो इन सब को मार्क किया जाता है। नाउ फोर्ट्स, वाटर टावर्स, बरियल ग्राउंड्स, पुलिस स्टेशंस, पोस्ट ऑफिसेस, तो आपको याद होगा P.O ब्लैक में P.S, राइट, तो ब्लैक कलर का यूज करके हम इनको मार्क करते हैं। देन डार्क बंगलोज, सर्किट हाउसेस आर इंडिकेटेड बाय द सिंबॉलिक स्पेसिफिक सिंबल्स। तो डार्क बंगलोज के बारे में क्या मैंने आपको बताया था या मैंने क्लास 7 में बताया है, मुझे याद नहीं है, लेकिन आई जस्ट रिपीट इट, थोड़ा अलग सा वर्ड लगता है डार्क बंगलो, तो ये मत सोचना कि हम हॉन्टेड बंगलोज की बात कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो डार्क बंगलो या फिर जो यहाँ पे डार्क लिखा हुआ था ना, दैट इज करेक्ट। सो डार्क बंगला मतलब जो ब्रिटिशर्स के टाइम के कुछ रेस्ट हाउसेस या गेस्ट हाउसेस बने हुए हैं, वो उन्हें हम डार्क बंगलो या डार्क बंगला बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट the definition of site, what a site is. Site is basically a land on which settlement, villages या town is built, मतलब एक ऐसी लैंड जहां पर किसी भी तरह की कोई सेटलमेंट बनाई गई है, या तो वहां पर टाउन्स है या फिर वहां पर विलेजेस हैं। देन डेंसिटी ऑफ सेटलमेंट्स, अब जहां पर लोग रह रहे हैं ना, वहां पर डेंसिटी कितनी है, मतलब कितने ज्यादा या कितने कम लोग रह रहे हैं। सो डेंस सेटलमेंट्स जहां पर फर्टाइल प्लेन्स या फिर वाइड रिवर वैलीज होती हैं, वहां पर ज्यादा लोग, वहां या फिर हम ये बोल सकते हैं कि वहां पर ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है। वहीं पर स्पार्स सेटलमेंट जैसे कि फॉरेस्ट में चले जाओ या डेजर्ट्स में चले जाओ, जहां की लिविंग कंडीशंस ना उतनी अच्छी नहीं होती, जहां की सॉइल उतनी फर्टाइल नहीं होती, जहां पानी की भी कमी होती है, तो ऐसी जगहों पर लोग भी कम होते हैं और इसे हम स्पार्स सेटलमेंट बुलाते हैं। इवन द माउंटेन स्लोप, प्लेटूज एंड हिल टॉप्स, क्योंकि यहाँ पर वेजिटेशन भी कम होती है, पानी भी कम होता है, इसकी वजह से यहाँ पर लोग भी कम रहते हैं। देन कमिंग ऑन टू द लीनियर सेटलमेंट, द टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स में लीनियर मतलब जहां पर बिल्डिंग्स को अरेंज किया होता है एक लाइन में along a geographic feature, जैसे लेक, शोर या फिर रिवर या रोड के साइड पर, मतलब एक लाइन में सब अरेंज्ड होते हैं। सो इफ द सेटलमेंट follows a road, the road existed before the settlement। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो घर है ना, अगर मान लो ये एक रोड चलती जा रही है और अब घर ना इस रोड के आसपास ऐसे ऐसे हैं, ठीक है, सिर्फ ऐसे ऐसे हैं पास में, तो इसका मतलब है कि रोड पहले बनी थी और ये जो सेटलमेंट आई है ये बाद में आई है। एग्जाम्पल विलेजेस अलोंग द हाईवे और द रिवर बैंक्स, तो वहां पर ये जो विलेजेस हैं ये शायद बाद में आए हैं, लेकिन रोड्स जो हैं वो पहले बन गई है। ठीक है, तो मेन विलेज कहीं और है, लेकिन वहां से लोग उठ के अब ये हाईवे बना और अब हाईवे के आसपास उन्होंने अपने घर भी बना लिए और शॉप्स भी बना ली। सो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये रोड है और ये रोड के आसपास आपको ऐसे सेटलमेंट देखने को मिल रही है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ लीनियर सेटलमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स। अब ये न्यूक्लिएटेड क्या होता है? न्यूक्लियर फैमिली सुना है, एक छोटी सी फैमिली, तो वैसे ही हाउसेज आर क्लस्टर्ड क्लोज टुगेदर। तो कुछ हाउसेज होते हैं जो एक साथ क्लस्टर उनका बना होता है, मतलब पास में घर बने होते हैं। सो दीज सेटलमेंट्स यूजुअली फॉर्म अराउंड द सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, जैसे कि अगर ये मार्केट है तो इसके अराउंड यहाँ पर ना आपको घर देखने को मिलेंगे। ठीक है, या फिर कोई टेम्पल है या फिर कोई रोड का इंटरसेक्शन है, तो यूजुअली जो टाउन के सेंटर्स होते हैं और विलेज के क्लस्टर्स होते हैं ना, वो एक ऐसे ही एरिया के आसपास बने होते हैं। करेक्ट, तो जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो ये रोड के आसपास, अब
इधर इधर सिर्फ इनके आसपास, मतलब एक क्लोज एरिया में ही ये सारे के सारे घर बने हुए हैं. सो दिस वन इज द न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट. Am I clear to everyone? आपको बात समझ आ गई? What we are talking about the linear and the nucleated settlement. तो इसे ना हम एक तरह से क्लस्टर्ड सेटलमेंट भी बुला सकते हैं. ठीक है, तो ये जो होते हैं ये एक किसी चीज के अराउंड है, जहां पर लोग पास पास है, जहां पर सिक्योरिटी पर्पस से भी अच्छा होता है और जो सोशल बॉन्डिंग होती है वो भी लोगों में अच्छी होती है. सो दे आर क्लस्टर्ड अराउंड अ पॉइंट. Now coming on to the dispersed settlement, जहां पर हाउसेस स्कैटर्ड होते हैं एक वाइड एरिया में, मतलब एक बहुत बड़ा एरिया है और वहां ना बीच बीच में आपको घर देखने को मिलेंगे. सो contour representation is the settlements are identified in the survey map by the red squares spread across the area. मतलब मान लो हमारे पास ना एक एरिया बना रही हूं मैं, ठीक है, तो मैं मान लेती हूँ कि ये एक एरिया है. अब इस एरिया में ना रेड कलर के ये बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है, तो अलग दूर 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 बॉक्सेस हैं. तो यहाँ पर कैसी सेटलमेंट है? डिस्पर्स्ड सेटलमेंट है. करेक्ट. तो याद रहेगा आपको, डिफरेंस नाम से ही क्लियर है. जैसे यहाँ पर देखो ये रोड बनी हुई है और यहाँ पर ना दूर 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 आपको घर देखने को मिल रहे हैं. अब एक बचती है हमारी रेडियल सेटलमेंट. ये हमें यूजुअली टाउन्स और विलेजेस में देखने को मिलती है, वेयर द ड्वेलिंग्स आर स्प्रेड आउट इन मल्टीपल डायरेक्शंस एट अ सेंट्रल पॉइंट. तो जैसे कि ये हमारा एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है, मान लो ये कोई भी एक जगह है, सेंटर पॉइंट है. अब इसके ना इस तरफ को भी घर हैं, यहाँ को भी घर हैं, इस तरफ को भी घर हैं और इस तरफ को भी घर हैं. मतलब देर ऐसा नहीं है कि इधर को रोड है या उधर को रोड है, नहीं, एक सेंटर पॉइंट के अराउंड ही हमें सेटलमेंट देखने को मिलती है. रेडियली मतलब हर तरफ को वो फैली होती हैं. सो दे ऑफन डेवलप अराउंड द मेजर वाटर बॉडी, या फिर कोई रोड का इंटरसेक्शन होगा वेयर द मल्टीपल रूट्स ज्वाइन. ठीक है, तो या तो ये एक पॉइंट है और यहाँ को भी रोड जा रही है, यहाँ को भी, यहाँ को भी, यहाँ को भी, तो लोग क्या करेंगे, इन रोड्स के आसपास अपना घर बना लेंगे, राइट. या फिर हो सकता है कि ये एक कुआं है और इस कुएं के आसपास हर तरफ को लोगों ने अपना अपना घर बना लिया. Examples, the towns formed around the central marketplace or a public facility. की एक मार्केट है, मान लो डाउनटाउन है और डाउनटाउन के आसपास लोगों ने जमीन खरीदी और रेडियली बस फैल गए वहां पर, सब ने अपने अपने वहां पर घर बना लिए. सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रेडियल सेटलमेंट. Now coming on to the urban settlement. तो urban settlement क्या होती है? So the large settlements, the larger settlement than the rural one. मतलब हम यहाँ पर towns की या फिर हम यहाँ पर villages की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी settlements की, where most people are engaged in secondary और tertiary occupation. तो यहाँ पर लोग ना प्राइमरी ऑक्यूपेशन में नहीं है. प्राइमरी ऑक्यूपेशन का मतलब कि जैसे वो खुद जैसे एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व नहीं है, वो अलग अलग इंडस्ट्रीज में लगे हुए हैं, ठीक है, या ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में है, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं. सो वो अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है रादर देन द प्राइमरी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. सो द की फीचर्स आर एम्प्लॉयमेंट इन ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग और फाइनेंस. ठीक है, तो किसी भी सेक्टर में हो सकते हैं. देन दे आर वेल कनेक्टेड विद स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट. तो अगर आप कभी किसी गांव में गए हो तो गांवों को विजुअलाइज करो और फिर एक बड़े से शहर को, जैसे दिल्ली, मुंबई या से कोलकाता, चेन्नई, आप इन बड़ी बड़ी सिटीज को इमेजिन करो. तो अगर आप इनको विजुअलाइज कर पा रहे हो ना, तो आप क्या देखते हो कि बड़ी बड़ी सिटीज में ना बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन तो नो डाउट बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, राइट. दूसरा, स्कूल्स बहुत सारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इवन हॉस्पिटल्स भी हर कोने पर, मतलब घर से निकले बेसिक सा हॉस्पिटल इधर भी मिल जाएगा. ठीक है, इससे थोड़ा सा आगे गए वहाँ पर भी एक क्लिनिक मिल जाएगा. वही अगर हम विलेजेस में देखें तो वो नहीं होता है, राइट. सो दिस इज द अर्बन सेटलमेंट, the next type of settlement. So how it is different from the rural settlement? तो इसमें agricultural based होता है. मतलब रूरल में क्या होता है कि लोगों की अपनी जमीन होती है, लोग उस पर काम करते हैं, खेती करते हैं और उससे से अपना घर चलाते हैं. बट इन अर्बन सेटलमेंट्स पीपल जनरली दे फोकस ऑन, जनरली नहीं, दे ओनली फोकस ऑन, बिकॉज देयर इज नो लैंड फॉर एग्रीकल्चर, सो दे विल फोकस इनकी इंडस्ट्रीज में काम मिल जाए, या हम कोई अपना बिजनेस कर लें, या फिर किसी सर्विसेज में हम चले जाएं, बैंकिंग में चले जाएं, या किसी भी तरह की किसी सर्विसेज में हम काम करें.
Correct. Now interpretation of a topographical sheet. So what is the purpose? देखो क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हम क्लास 6 से सेम ही चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं, बट क्यों, और क्यों का आंसर मैंने वहां नहीं दिया था, राइट? तो पर्पस क्या है? टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब फिजिकल एंड मैन मेड फीचर्स। तो अगर मैं आज आपको वो एक मैप दे दूं और मैं बोलूं कि बच्चों डिकोड करो इसको, सो नाउ हो सकता है आप सब कुछ ना निकाल पाओ, आपको अभी भी डाउट्स हों, लेकिन फिर भी जो बेसिक चीजें हैं वो आप उस मैप से निकाल लोगे कि अच्छा ये हिली टेरेन है, यहाँ पर ये जेंटल स्लोप है, ये स्टीप स्लोप है, यहाँ पर हमें सेटलमेंट्स दिख रही हैं, ये ब्लू कलर है तो ये वाटर बॉडीज हैं, ये रोड है आसपास में। तो बेसिक चीजें, ग्रीन एरिया है तो मतलब एग्रीकल्चरल लैंड है, व्हाइट है तो मतलब बैरन लैंड है। तो ये सब चीजें ना अब आप इजीली उस मैप से डिकोड कर सकते हो। तो इसलिए हम इस चैप्टर पे हमने इतना फोकस किया है कि आप सबको बेसिक चीजें क्लियर रहें। ओके, नाउ द फिजिकल फीचर्स इंक्लूड द रिलीफ फीचर्स की, ठीक है, हिल्स हैं, वैलीज हैं, प्लेन्स हैं, क्या है, ड्रेनेज पैटर्न, रिवर्स हैं, लेक्स हैं या वाटर बॉडीज हैं, वेजिटेशन कवर्ड फॉरेस्ट हैं या फिर ग्रासलैंड्स हैं। द नेक्स्ट वन इज द मैन मेड फीचर्स, जैसे वहां पर सेटलमेंट्स कैसी हैं, क्या वहाँ वो विलेजेस हैं, टाउन्स हैं या बड़ी बड़ी सिटीज हैं। देन पब्लिक फैसिलिटीज लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज कहाँ कहाँ पर हैं, और हमें पता है कि हर एक चीज को मार्क किया जाता है विद अ सिंबल। तो क्लास 7 में हमने वो सारे सिंबल्स पढ़े हैं, तो हर एक सिंबल का यूज करके हम इनको मार्क करते हैं। जैसे अगर हमारे आसपास कोई पुलिस स्टेशन है तो हम वहां पर ब्लैक में लिखा होगा P.S. राइट, पोस्ट ऑफिस को भी ब्लैक में P.O. करेक्ट। सो द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, रोड्स, रेलवेज, ये भी हम इजीली देख लेते हैं। देन ब्रॉड गेज है या नैरो है वो भी हमें पता है। देन इरिगेशन सिस्टम, कैनाल्स हैं या फिर वेल्स हैं, ये भी हम पता लगा लेते हैं। देन ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज, वहाँ पर फार्मिंग होती है, इंडस्ट्रीज है, कोई बिजनेस हब है, ये कैसी जगह है वो। तो ये सब अब हम इन मैप्स के थ्रू, इन टोपोग्राफिकल शीट्स के थ्रू पता लगा सकते हैं। तो बताओ, इज इट like important to study about these topographical maps or topographical sheets, या फिर ऐसे ही टाइम पास था? टाइम पास तो बिल्कुल नहीं था, बिकॉज इफ आई गिव यू अ मैप नाउ यू विल बी एबल टू डिकोड इट। और अब अगर आप कोई भी ऐसा मैप देखते हो ना, जस्ट ट्राई टू लुक इनटू द मैप थोड़ा डिटेल में। पूरा बड़ा सा मैप लेने की जरूरत नहीं, एक छोटा सा साइड में एक छोटा सा एरिया पिक करो और उसको समझने की कोशिश करो वो कैसा है, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इसको इंटरप्रेट करते हैं इस मैप को। तो इस मैप को अगर हम देखें तो इस मैप में ना यहाँ पर एक पामेरा या ये आर है, आई डोंट नो रमेरा है कि पामेरा है, बट यहाँ पर एक सेटलमेंट है जो 292 ग्रिड पे सिचुएटेड है, ठीक है। ग्रिड्स क्या होते हैं? इमेजिनरी लाइंस होती हैं। और अब अगर आप यहाँ पर देखो तो ये सेटलमेंट्स यहाँ पर रेड कलर में अच्छे से मार्क्ड हैं, करेक्ट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ब्रैकिश लिखा हुआ है, तो ब्रैकिश मतलब कि यहाँ पर दिस वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड द फ्रेश वाटर। तो कुछ कुछ चीजें, इवन अगर अब आप ग्रीन डॉट्स को देखो तो मतलब यहाँ पर ना ट्रीज हैं, मतलब इस एरिया में ना देखो ट्रीज जो हैं बट काफी स्कैटर्ड हैं। तो हमने कुछ कुछ चीजें यहाँ से डिकोड की कि नहीं की ना, समझ आया। अब ये वाला एक चार्ट देखो, ठीक है, एक मैप देखो। अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ इस मैप के ऊपर। फर्स्ट इज नेम द टाइप ऑफ सेटलमेंट शोन इन द विलेज टेलनगर एंड रेनॉल, ठीक है। सेटलमेंट के बारे में बताना है। तो ये है टेलनगर और ये है रेनॉल। तो रेनॉल में देखो तो ये घर हैं, तो इसका मतलब यहाँ की सेटलमेंट कैसी है? कॉम्पैक्ट है। और यहाँ पर भी सेटलमेंट है, लेकिन यहाँ की सेटलमेंट कैसी है? रूरल सेटलमेंट है, दूर दूर से घर हैं, करेक्ट। ओके, देन कमिंग ऑन टू मेंशन द लैंड फॉर्म शोन इन द साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द मैप। तो साउथ ईस्ट कॉर्नर में हमें बताना है यहाँ पर कौन से लैंड फॉर्म्स हैं। तो साउथ ईस्ट में आओ, मतलब ये साउथ और ये ईस्ट, इस जगह पर, तो इस जगह पर हमें ज्वार हिल्स देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर ना ओपन मिक्स्ड जंगल्स भी हैं, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मेंशन द रिलीफ शोन इन द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द
मैप एक्सट्रैक्ट। तो मैप के नॉर्थ ईस्ट में हमें बताना है कि यहाँ पर कैसे जैसी रिलीफ फीचर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप आओ तो यहाँ पर आपको ना हिल्स, ये देखो हिल्स और रिजेस भी दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर एक क्लोज्ड लूप भी है, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द मैप एक्सट्रैक्ट। तो अगर मेन ऑक्यूपेशन देखो तो यूजुअली ये कैसा है, हमारा ग्रीन सा एरिया है यहाँ पर। सो दिस मीन्स द पीपल आर द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज मेजरली एग्रीकल्चर, करेक्ट। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर या फिर यहाँ पर फॉरेस्ट में ही लोग काम करते हैं। द नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेचर ऑफ वाटर बॉडीज इन द मैप एक्सट्रैक्ट। तो अब आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर एक एनुअल फेयर होता है इन फरवरी, मतलब कि सीजनल फेयर यहाँ पर है। और दूसरा यहाँ पर ना कोई भी ऐसी प्रोमिनेंट ब्लू कलर की वाटर बॉडी नहीं है, मतलब जो पानी यहाँ पर आता है वो सीजनल वाटर रिसोर्सेज से ही आता है। सो आई होप यू आर एबल टू डिकोड दिस मैप। फिर भी कोई डाउट रह गया प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नर हब स्वयं। So here we complete this chapter and I hope this chapter is clear to you. Please go through the chapter. कुछ भी doubt हो, you know where to come. So I'll see you next time with the next video. Till then you all take care and as you all know, learner how मतलब free है पर best है।